मैं आपको बता रहा था कि इस पार्ट को समझना जरूरी है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम हम कैसे डिफाइन करें। उसका रीजन ये है कि जब हम सर्विस टैक्स पढ़ेंगे, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, तो इनडायरेक्ट टैक्स में भी एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है, पर एग्रीकल्चर इनकम को काफी ब्रॉड रखा गया है। अब ब्रॉड का क्या मतलब है, वहां पे डिफाइन करते हैं एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड्स, अभी मैं बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा, उन सभी पॉइंट को एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड किया गया है, तो दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। पर जब हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं जो एग्रीकल्चरल लैंड पे ही परफॉर्म किया जा रहा है, बट उसको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं वापस आपको समझाऊंगा जब मैं ये जो पॉइंट्स हैं जिनको हम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कह रहे हैं, वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे जो लिखा गया है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड, तो अगेन लैंड का यहां पे मतलब होगा एग्रीकल्चरल लैंड। तो एग्रीकल्चरल लैंड पे हम कुछ ऐसे एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा इन इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में। एक एक पॉइंट को देख लेते हैं, फास्ट देखेंगे। जैसे इनकम फ्रॉम फिशरीज, फिशरीज इज नथिंग बट पीसी कल्चर, जहां पे हम सेम एग्रीकल्चर लैंड पे एक पॉन्ड बना दे, तालाब बना दे, और उस तालाब में मछली पालन करें। मछली पालन इज नथिंग बट फिशरीज, और उसको एक और वर्ड यूज किया जाता है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, इस तरीके से अलग अलग टर्म्स हैं। अब यहां देखिए कि आप एग्रीकल्चर लैंड को ले रहे हो, उसकी खुदाई कर रहे हो, उसमें पानी भर रहे हो, उसमें मछली को पाल रहे हो और फिर उसको सेल कर रहे हो, बट इसको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बोला गया है। इसी तरीके से है इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग का क्या मतलब है, यहां पे जो भी डेयरी मतलब मिल्क से रिलेटेड है ना, मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो भी मिल्क देने वाले पशु हैं, लाइक गाय हो सकती है, भैंस हो सकता है, या बकरी हो सकती है, तो इनके पालन को, जिसको हम पशुपालन भी कह सकते हैं, है ना, दूध उत्पादक के केस में। सो इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, सेम लैंड पे आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, एग्रीकल्चर लैंड पे डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, तो इसको एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं लिया गया है। सिमिलर इज इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, है ना, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन में आप मुर्गी में मुर्गा भी पाल रहे हो और अंडे भी। सो पोल्ट्री फार्मिंग इज ऑल्सो नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम फ्रॉम बटर एंड चीज मेकिंग, है ना, बटर एंड चीज मेकिंग, तो आप क्या कर रहे हो, एक एग्रीकल्चर लैंड पे खुद डेयरी फार्मिंग नहीं कर रहे हो, आप दूसरों से मिल्क प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो और फिर उसको प्रोसेस करके बटर और चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, लेकिन ये सारी एक्टिविटी आप एग्रीकल्चर लैंड पे कर रहे हो, इसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। सिमिलरली इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक मतलब ये पशुपालन है, जहां पे आप मे बी हॉर्स की को लाइफ स्टॉक कर रहे हो, या जो ऑक्स होते हैं, है ना, बुल हैं, जो डेयरी फार्मिंग में यूज नहीं हो रहा है, वह बाकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज होते हैं। ऑक्स जो होते हैं उनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो लाइफ स्टॉक, पशुपालन, तो इसको भी ब्रीड करके आप पशु को ही बेच रहे हो, उससे इनकम जनरेट कर रहे हो,
So that is also not agriculture income. Then income from brick making. ना ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए आपको मड की जरूरत होती है और एक लैंड की जरूरत होती है। तो लैंड आपने एग्रीकल्चर यूज किया, उसके मड को यूज किया और उससे आप ब्रिक मैन्युफैक्चर कर रहे हो। देन इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट लैंड्स और गोडाउन्स फॉर स्टोरिंग क्रॉप्स। याद रखेंगे, ये फार्म हाउस नहीं है, ये गोडाउन है। तो आपका कोई गोडाउन है या आप अपने लैंड को क्रॉप स्टोरिंग के लिए यूज कर रहे हो, उसको आप लेट आउट कर रहे हो, उसके अगेंस्ट आप रेंट जनरेट कर रहे हो, गोडाउन है। क्योंकि हमने फार्म हाउस का क्लियर डेफिनेशन देखा था कि वहां पे 3 कंडीशन फुलफिल होगा तभी हम उसको फार्म हाउस कहेंगे। अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो उसको हम वेयर हाउस या गोडाउन कहेंगे। और गोडाउन के केस में जो भी रेंट चार्ज होगा दैट विल नॉट बी एग्रीकल्चरल इनकम। इसी तरीके से है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेस्ट, ट्रीज, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ग्रोन स्पॉन्टेनियसली एंड विदाउट ह्यूमन एफर्ट। यहां थोड़ा ध्यान देंगे। याद हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो पूर्वी के पास बहुत बड़ा बाग था अल्फांसो का, है ना, मैंगो का बहुत बड़ा बाग था, और वहां से मैंगो को प्लक करके सेल कर रहे हैं या फिर उस बाग को रेंट पे दे रहे हैं और इनकम आ रहा है। तो यहाँ पे ह्यूमन एफर्ट है। ह्यूमन एफर्ट कैसे है कि वो बाग आपका है, उसका केयर करना पड़ेगा, है ना, उन ट्रीज को वाटरिंग करनी पड़ेगी, मे बी कुछ फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स डालना पड़ेगा, केयर टेकर की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे ह्यूमन एफर्ट है, इसलिए उसके जो फ्रूट्स हैं जो सेल किया गया दैट विल बी द एग्रीकल्चर। बट यहां पे आप देखिए, यही अगर फ्रूट और फ्लावर्स और एनी ट्री जो स्पॉन्टेनियसली ग्रो हुए हैं, स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप उग गए, है ना, आम खाया, बीज फेंक दिया, अपने आप उग गए, अब फिर वो आम दे रहा है, वहां पे अगर कोई भी ह्यूमन एफर्ट नहीं है, या यही सारे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आप किसी फॉरेस्ट से ला रहे हो, फॉरेस्ट से तोड़ के ला रहे हो, है ना, वो आपका लैंड तो नहीं है फॉरेस्ट, वो तो गवर्नमेंट का है, चोरी चुपके गए और तोड़ के ले आ लिए और फिर आप उसको सेल कर रहे हो। तो क्योंकि इस केस में ह्यूमन एफर्ट शो नहीं होता है। अब आप बोलोगे नहीं, हमें तो चोरी चुपके जंगल में जाना पड़ रहा है, रिस्क लेना पड़ रहा है, तो वहां पे ह्यूमन एफर्ट है, और फिर पेड़ पे चढ़ना पड़ रहा है, तोड़ना पड़ रहा है, फिर मार्केट में लाना पड़ रहा है। यहां पे एग्रीकल्चरल इनकम उस ह्यूमन एफर्ट को नहीं ले रहा है। कौन से ह्यूमन एफर्ट को लेगा? आपके खुद का एग्रीकल्चरल लैंड हो या किसी और के एग्रीकल्चरल लैंड पे आप वर्क कर रहे हो, वहां से इनकम जनरेट हो रहा है, तो उस ह्यूमन एफर्ट को एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड किया गया है। बट ऐसे पेड़ पौधे जो अपने से उग गए हैं या जंगल से आप तोड़ के ला रहे हो और फिर उसको बेच रहे हो, तो वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? 8 पॉइंट नंबर 8, क्या ये क्लियर हो पाया? यस, ओके ओके, कोई डाउट आएगा तो पूछेगा। देन इनकम फ्रॉम salt produced by flooding the land with sea water, then extracting salt from there. आई होप आपको मालूम है कि जो आपके टूथपेस्ट में नमक है वो कहां से आया, कैसे बना है ना। तो वो जो प्रोसेसिंग होती है कि जो समुद्र का पानी है उसको एक किसी जमीन पे उसको लाया जाता है, उसको रखा जाता है, फिर उससे वाटर इवेपोरेट हो जाता है और केवल
रॉ सॉल्ट रह जाता है। फिर उस रॉ सॉल्ट को इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है ना, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल भी रहेगा, अदर मिनरल्स भी रहेंगे, तो उसको प्रोसेस करके सॉल्ट बनाया जाता है। तो यहां पे आपने क्या किया है, सी वाटर को किसी एक लैंड में फ्लड कर दिया। फ्लड मतलब किसी एक लैंड में आपने रोक लिया। मतलब कैसे होगा कि सपोज ये सी वाटर है इस तरीके से, और यहां पे आपने एक लैंड में चारों तरफ बाउंड्री बनाई, इस तरीके से बाउंड्री बनाया और इस वाटर को यहां पे इकट्ठा कर दिया, और फिर ये यहां से ये सारे वाटर इवापोरेट हो जाएंगे और इसमें रह जाएगा केवल क्या, सॉल्ट, रॉ सॉल्ट। फिर इस सॉल्ट का प्रोसेसिंग होगा। तो इसको भी एग्रीकल्चरल लैंड में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में नहीं लिया गया है। पहली बात, समुद्र के किनारे वाला लैंड एग्रीकल्चरल लैंड हो ही नहीं सकता, पहली बात। और उसके समुद्र के किनारे वाला लैंड नॉर्मल केसेस में आपका लैंड नहीं हो सकता। बट अगर ऐसा कुछ सिचुएशन भी है कि लेट्स अंडमान निकोबार है, तो उस केस में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि समुद्र के किनारे वाला लैंड आपका है। लेकिन जो सॉल्ट मेकिंग प्रोसेस है, इसको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाता। नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस परचेज्ड बाय एसएससी। अब इसको समझिए, इस पॉइंट को, 10 पॉइंट को, पॉइंट नंबर 10 को थोड़ा ध्यान से समझिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परचेज्ड बाय एसएससी। मतलब यह हुआ कि जो एसएससी है उसने किसी और के क्रॉप को खरीदा या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को खरीदा और फिर उसको सेल कर रहा है। या उसी तरीके से जैसे हमने पैडी को उगाया, पैडी धान जिससे राइस बनेगा, पैडी को उगाया और उगने के बाद उस क्रॉप को ही मैंने किसी मिलिंग इंडस्ट्री को सेल कर दिया। मिलिंग इंडस्ट्री क्या करेगी, मिलिंग कंपनी क्या करेगी, उस क्रॉप को लेगी और फिर उसको मिलिंग करने के बाद राइस को सेल कर देगी। तो यहां पे देखिए, जो लैंड था वो मेरा है, उस पे पैडी मैंने उगाया या मैंने किसी से उगवाया और वो पैडी रेडी हो गया है। उस रेडी क्रॉप को मैं किसी कंपनी को सेल कर रहा हूं, तो यहां पे ये मेरे लिए एग्रीकल्चरल इनकम हो गया। लेकिन जिस कंपनी ने उस क्रॉप को खरीदा, स्टैंडिंग क्रॉप को खरीदा, वो उसके लिए एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। वो उसके लिए एक रॉ मटेरियल है फॉर फर्दर ट्रेडिंग। तो इस केस में जो स्टैंडिंग क्रॉप है या जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उस एसएससी के लिए एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। एक और तरीके से समझिए, मैंने कॉटन उगाया, कॉटन के बल्ब प्लग किए और फिर उस बल्ब को मैंने बेच दिया। उसको मैंने रेडी फॉर मार्केट नहीं किया, बल्ब को मैंने सेल आउट कर दिया। तो जो सेकेंड पर्सन है उसने उस बल्ब को लिया, उसको, उसकी प्रोसेसिंग की, बल्ब को ऊपर पार्ट को अलग किया, कॉटन को अलग किया, सीड्स को अलग किया, फिर इस कॉटन को वो आगे सेल करेगा। तो उसके लिए, उस पर्सन के लिए वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। मेरे लिए एग्रीकल्चरल इनकम है, लेकिन सेकंड पर्सन के लिए वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा, उसके लिए वो पीजीबीपी बनेगा। सो एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो सेकेंड लेयर में चले जाए, मैंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया और उसको सेल कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो एग्रीकल्चरल है, लेकिन दूसरे के लिए वो एग्रीकल्चरल नहीं बनेगा। जिसको मैंने सेल किया उसके लिए वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बनेगा। नेक्स्ट है रिसिप्ट फ्रॉम टीवी सीरियल शूटिंग इन फार्म हाउस। नॉट नेसेसरी फार्म हाउस, आप अपने अगर एग्रीकल्चरल लैंड पे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि डीडीएलजे है ना, बहुत ही फेमस मूवी है, कौन तो दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें सरसों के अच्छे ग्रीनरी रहता है और येलो
फ्लावर्स हैं, एक ब्यूटिफिकेशन है और उसमें मूवी शूट हो रही है। ऑब्वियसली जब मूवी शूट होगा, एक्टर और एक्ट्रेस उस लैंड में दौड़ेंगे, है ना, गाना गाना है, डांस करना है, तो वो फसल खराब भी हो जाएगी। ठीक, इसके अगेंस्ट आप जो मूवी प्रोड्यूसर है उससे आप चार्ज करते हो, रेंट लेते हो। तो ये जो रेंट है, जो अभी इनकम आया, उसी एग्रीकल्चरल लैंड पे आया है, लेकिन इसको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। इसको पीजीबीपी का पार्ट या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर, नॉट पीजीबीपी, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। सो सिमिलरली एनी टीवी सीरियल, किसी फार्म, आपका फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस का डेफिनेशन क्या है कि आपको उसके ऊपर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन करने हैं, लेकिन आप उस फार्म हाउस को क्या कर रहे हो, किसी सीरियल के लिए या किसी मूवी के लिए रेंट पे दे रहे हो, है ना, हॉरर मूवी हो गया या ऐसा कोई भी मूवी बनता है, उस केस में फार्म हाउस को आपने रेंट पे दे दिया। तो वो जो रेंट जनरेट होगा वो फार्म हाउस के 3 कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर चला जाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो ये कुछ 11 पॉइंट्स हैं जो एग्रीकल्चर लैंड से ही जनरेट हो रहा है, बट इसको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। इसमें मैं जो पहला मैंने पॉइंट बोला था कि जब इनडायरेक्ट टैक्स की बात आएगी, सर्विस टैक्स की बात आएगी, तो सर्विस टैक्स के अंदर ध्यान देंगे, यहां मेरी बात सुनेंगे, सर्विस टैक्स के अंदर इन सभी चीजों को एग्रीकल्चरल इनकम ही माना गया है। ठीक है, क्योंकि वहां पे बोला गया है खेती बाड़ी का इनकम। तो खेती बाड़ी मतलब खेत से जनरेट हो रहा है, बाड़ी मतलब जहां पे आप पशुपालन कर रहे हो या फिशरी कर रहे हो या फिर नमक बना रहे हो, ईंटें बना रहे हो, तो इन सभी को इनडायरेक्ट टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम ही बोला गया है, इसलिए इन सभी के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चर इनकम है, इट इज एग्जेम्प्टेड एज पर सेक्शन 10। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स में बोला जाएगा कि ये सारी एक्टिविटी एग्रीकल्चरल इनकम का ही पार्ट है, तो देयर इज नो इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो ये जो भी हमने 11 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इनको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाता है, और इन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है। मैंने वर्ड क्या यूज किया, देना पड़ सकता है। अब देना कब पड़ सकता है उसको अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। ये जो भी एक्टिविटी आपने ऊपर अभी देखी है ना, जो भी एक्टिविटी आपने देखा, इसमें से मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी जो है कोऑपरेटिव्स करती हैं। जैसे अमूल का आपने सुना होगा ना, मदर डेयरी आपने सुना होगा, ठीक है, और अभी जो लोकल यहाँ के देवभोग हैं, इस तरीके के, तो ये कुछ कोऑपरेटिव्स हैं। और अगर ये कोऑपरेटिव्स यही सारी एक्टिविटी कर रही हैं, तो उनके लिए तो ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये पीजीबीपी का पार्ट है। लेकिन इन कोऑपरेटिव्स को इनकम टैक्स के अंदर या गवर्नमेंट ने डिडक्शंस अलाउ किया है, एग्जेम्पशन अलाउ नहीं किया है। देखिए, एग्जेम्पशन क्या है, जिसको इनकम माना ही नहीं जाएगा, और डिडक्शन में क्या होता है, उतने पोर्शन को आप माइनस कर दो, टैक्स में से उतने पोर्शन को माइनस कर दो। तो मैं यहां क्या बोल रहा हूं कि इफ एनी ऑफ दीज 11 एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये अगर सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनके लिए ये पीजीबीपी है, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। और जब पीजीबीपी है तो टैक्स तो देना है। लेकिन इनकम टैक्स में
कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बहुत बड़ा डिडक्शन दिया गया है। कितना डिडक्शन दिया है सुनेंगे ध्यान से। इन 11 एक्टिविटी में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम जनरेट होता है तो उनको 100% डिडक्शन दिया गया है। सौम्या बोलेगी ये क्या बात हुआ, इससे अच्छा एग्जाम्पशन कर देते हैं। एग्जाम्पशन में तो टैक्स देना ही नहीं है, और यहाँ पे आप इनको पीजीबीपी बोल रहे हैं और फिर उसके बाद 100% डिडक्शन भी दे रहे हैं, तो टैक्स तो यहां भी नहीं देना पड़ा, टैक्स वहां भी नहीं देना पड़ा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पशन में तो टैक्स देना ही नहीं था, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को एनहेंस करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये एक प्रोविजन दिया गया है। इनक्रेज करने के लिए ये एक प्रोविजन दिया गया है कि ये तो आपका पीजीबीपी है, ये आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, ये आपका पीजीबीपी है, लेकिन हम आपको 100% डिडक्शन दे रहे हैं। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये सारे आप एग्रीकल्चर लैंड से ही जनरेट कर रहे हो। उसके बाद जितना भी एग्रीकल्चर लैंड से जनरेट हो रहा है उतना 100% डिडक्शन। और अगर आप बाकी चीज कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, किसी और से फ्रूट खरीद रहे हो, फिर उसको प्रोसेस कर रहे हो, उस केस में वो आपका पीजीबीपी का पार्ट रहेगा, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अरे सर माथा घूम गया, समझ में नहीं आ रहा, फिर से समझिए। लेट्स से अमूल जो है, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। किसी को मालूम है क्या अमूल का फुल फॉर्म क्या है? नहीं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या बात है, क्या बात है। यूनियन है कि उद्योग है, ये एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसमें ये लोग खुद का फार्मिंग करते हैं। कौन से फार्मिंग? कौन सी फार्मिंग? डेयरी फार्मिंग करते हैं। बिल्कुल, डेयरी फार्मिंग करते हैं। और डेयरी फार्मिंग में दे ट्रेन विलेजर्स जो खुद का डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये उनको ट्रेनिंग देते हैं, ये उनसे भी करवाते हैं। और जितने भी फार्मर्स हैं या जो विलेजर्स हैं, दे ऑल आर मेंबर्स ऑफ अमूल। तो क्या हो गए वो लोग? इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो गए। तो मतलब ये हो रहा कि हर एक विलेजर या फार्मर अपने घर पे डेयरी फार्मिंग कर रहा है और उस मिल्क को यहां पे बेच रहा है, ठीक है, जितने भी मेंबर हैं। और फिर जो अमूल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करता है, पैकिंग करता है, बटर बना रहा है, दही बना रहा है, तो घी बना रहा है, तो मिल्क को पैक कर रहा है और फिर उसको मार्केटिंग कर रहा है। तो ये उनका पीजीबीपी हुआ। तो गवर्नमेंट ने इस पार्ट पे इनको एग्जम्पशन दिया है। लेकिन इसी केस में अगर अमूल किसी नॉन मेंबर से मिल्क परचेज करता है तो उस परचेज्ड मिल्क पे अमूल हैज टू पे टैक्स। क्या मैं क्लियर कर पाया हूं आप सभी को? प्लीज कंफर्म करेंगे। क्या मैं इसको क्लियर कर पाया हूं आपको? यस एवरीवन, प्लीज रेस्पॉन्ड वन मोर टाइम। एक बार फिर से, ओके। चलिए एक बार फिर से समझते हैं, जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छा। उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ ओके ओके, बता रहे। चलिए फिर से एक बार समझते हैं। पहली बात, ये जितने भी हमने नॉन एग्रीकल्चरल इनकम डिस्कस किया, इनडायरेक्ट टैक्स में ये सारे के सारे एग्रीकल्चरल इनकम है। इसलिए इन सभी एक्टिविटी पे कोई भी सर्विस टैक्स या कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब आते हैं इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स के में अगर ये सारी एक्टिविटी मैं कर रहा या आप कर रहे हैं या इनमें से कोई भी एक्टिविटी कोई भी पर्सन कर रहा है,
इसके थ्रू इनकम जनरेट हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा। मुझे, अगर मैं इनमें से कोई भी एक्टिविटी करता हूं, इनकम जनरेट होता है, तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। वो हो सकता है कि अगर मेरा वो पीजीबीपी है तो उसके अंदर टैक्स पे करना होगा, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिस भी हेड में आ रहा होगा, तो टैक्स पे करना पड़ेगा मुझे, आपको, थर्ड पर्सन को। लेकिन अगर यही सारी एक्टिविटी सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 100% डिडक्शन दिया गया है। मतलब अगर ये सारे सोर्स है इनकम का फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन दे डू नॉट हैव टू पे टैक्स। क्यों पे टैक्स नहीं करना है, मतलब टैक्स क्यों पे नहीं करना है? ये एग्जेम्पशन नहीं है, ये 100% डिडक्शन दिया गया है, इसलिए टैक्स पे नहीं करना है। ये कब है? जब ये सारी एक्टिविटी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है। ठीक है, अब इसी में मैं ये बोल रहा था कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ ऐसे एक्टिविटी है जो वो सोसाइटी ना करके बाहर से आ रहा है, उस पोर्शन पे उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को टैक्स देना पड़ेगा। इस पार्ट को समझ रहे थे हम लोग। जैसे मैं अमूल का एग्जांपल दे रहा था कि अमूल के जितने भी मेंबर्स हैं, वो जो जो एक्टिविटी करेंगे इसमें से, इन 11 में से, वो सभी एक्टिविटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आएगी और उसके इनकम के ऊपर 100% डिडक्शन मिलेगा, कोई टैक्स पे नहीं करना। लेकिन लेट से अमूल के पास शॉर्टेज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट हो गया, शॉर्टेज आ गया है, मिल्क का शॉर्टेज आ गया है, उसके मेंबर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम आ रहा है। अब अमूल क्या कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी से, जो उस कोऑपरेटिव का मेंबर नहीं है, किसी थर्ड पार्टी से बल्क में मिल्क परचेज कर रहा है, फिर सेम प्रोसेसिंग करके उसको मार्केट कर रहा है। तो वो जो बल्क में उसने थर्ड पार्टी से मिल्क परचेज किया है, उसके ऊपर जो इनकम जनरेट होगा, अमूल को टैक्स पे करना पड़ेगा। उस पार्ट पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। यस प्राची, देन दे हैव टू पे टैक्स। नेहा, सुरभि, क्या क्लियर हो पाया अब? माही, सोनालिका, क्या अब क्लियर हो पाया? यस सर। ओके यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहां पे हमारा एग्री और नॉन एग्री इनकम कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो अभी तक आप काफी थक चुके होंगे, है ना? टैक्स में इतने सारे टैक्स पड़े, एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो आप काफी थक चुके हैं। तो अब आपको चाय बना के, कॉफी बना के या रबर बना के कुछ पढ़ाया जाए। तो चलिए चाय का स्वाद लेते हैं, कॉफी का स्वाद लेते हैं, और क्योंकि ये सारी क्लासेस ऑनलाइन है तो वर्चुअल टेस्ट अब आपको लेना है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, या जिसको हम कंपोजिट इनकम कहते हैं। अब ये कंपोजिट इनकम या पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम से क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक एग्जांपल से देखिए, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि लेट्स से टी है ना, एक गर्म चाय की प्याली है, देन लेट्स से या तो टी है या कॉफी है या लेट्स से रबर है ना, ऐसे बहुत सारे चीज हो सकते हैं, सुगर केन हो सकता है।
मैं ये 3 एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। तो टी, चाय, तो जो टी लीव्स आपके पैक्ड डब्बे में मिलता है उसकी प्रोसेसिंग कैसी है? टी के गार्डन होते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, हमें मालूम है सर, हम बहुत सारे गार्डन घूमे हैं। साउथ इंडिया में बहुत सारे गार्डन, आसाम में बहुत सारे गार्डन हैं, है ना? तो मैं अभी आपको क्या करता हूँ, कुछ आपको गार्डन्स दिखाता हूँ और इसके कुछ प्रोसेस दिखाता हूँ, फिर हम इस पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। टी की प्रोसेसिंग देखते हैं ना। ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। टी के गार्डन, टी के गार्डन भी देख लेते हैं। लश ग्रीन गार्डन, देखिए ये है टी गार्डन। इन टी गार्डन से ये लोग जो हैं यहाँ से लीव प्लक करते हैं, है ना? टी लीव्स को तोड़ते हैं, फिर इस टी लीव्स को जो प्रोसेसिंग होता है, तो प्रोसेसिंग कैसे होता है? तो यहाँ पे मैं ऑडिबल हूँ एवरीवन? पर कंफर्म करें मेरा, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस, ओके, ठीक। तो इसकी प्रोसेसिंग देखिए किस तरीके से होता है। ये गार्डन से, टी गार्डन से टी लीव्स को प्लक किया जाता है, फिर इसको टी प्रोसेसिंग कंपनी में ले जाया जाता है, जहां पे इसको ड्राई किया जाता है हल्का, जैसे यहाँ पे ये है ना? विदरिंग कह रहे हैं, ड्राई किया जाता है, फिक्सिंग कुछ प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन कुछ प्रोसेस है, फिर इसकी रोलिंग की जाती है, रोलिंग के बाद वापस ड्राइंग की जाती है, फिर इसकी पैकेजिंग होती है, ड्राइंग के बाद फिर इसकी पैकेजिंग होती है। तो हमें ये टी के ग्रेन्युअल्स पैक्ड फॉर्म में मिलता है, टी के ग्रेन्युअल्स पैक्ड फॉर्म में मिलता है, ठीक। तो ये उसकी प्रोसेसिंग है। अब यहां पे देखिए, ये जो टी लीव्स गार्डन में है, टी गार्डन कहाँ गया? ये टी गार्डन है। अगर ये टी गार्डन मेरा खुद का है और मैं यहां से केवल टी लीव्स प्लक करता हूं, टी लीव्स को तोड़ता हूं या इनसे तोड़वाता हूं, और फिर इसको मैं टाटा कंपनी को या बाग बकरी कंपनी को, है ना, बाग बकरी चाय भी है ना, बाग बकरी, टाटा टी है, और जितने भी रेड लेबल है, वाह ताज है ना, वाह ताज है, वाह भिलाई है, इन सभी को, इनमें से इन किसी भी कंपनी को अगर मैं टी लीव्स बेचता हूं, तो ये मेरा एग्रीकल्चरल इनकम है कि पीजीबीपी? मेरे पास केवल टी गार्डन है, टी गार्डन से मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगा, मेरे ऑडियो ब्लूटूथ में कुछ इशू आ गया है, तो आप टाइप ही करेंगे प्लीज। मेरा टी गार्डन है, टी गार्डन से मैंने टी लीव्स लिया और इस टी लीव्स को मैंने इन कंपनीज को बेचा, तो ये मेरा एग्रीकल्चरल इनकम होगा कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम? सो अफरीन अंजलि इज सेइंग ये एग्रीकल्चरल इनकम है। यस मुकेश, एग्रीकल्चरल इनकम, बिल्कुल सही, ये मेरा एग्रीकल्चरल इनकम, वेरी राइट। और यही टी लीव्स, यस यस एवरीवन, परफेक्ट है, सभी लोग सही बोल रहे हैं, बिल्कुल, ये एग्रीकल्चरल इनकम, यस। यही टी लीव्स जो टाटा कंपनी या वाह ताज वाली जो कंपनी है या रेड लेबल की जो कंपनी है, इसी टी लीव को वो सारी एक्टिविटी कर रही है, जो प्रोसेसिंग अभी हमने डिस्कस किया कि ड्राइंग करेगी, फिर उसका विदरिंग है, ऑक्सीडेशन है, फिर मे बी ग्राइंडिंग है, ग्रैनुअल्स फॉर्मेशन है या फ्लेवरिंग है, वो सारी चीज, वो सारी एक्टिविटी करने के बाद ये कंपनी उसको पैक करती है, फिर मार्केट में लॉन्च करती है। तो ये सारी एक्टिविटी करने के बाद जो इनकम जनरेट हो रहा है टी लीव से ही, ये उन कंपनी के लिए नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बनेगी, क्योंकि
एग्रीकल्चरल लैंड मेरा, उस पे मैंने टी प्लांटेशन किया, टी प्लांटेशन के ऊपर मैंने ह्यूमन एफर्ट लगाया है ना, उसको उसको पीजीबीपी, यस पीजीबीपी होगा, मैंने अपने लैंड पे ह्यूमन एफर्ट लगाया, टी लीव्स जनरेट किया, तो और इसको मैं उन कंपनी को बेच रहा हूं, तो मेरे लिए वो एग्रीकल्चरल इनकम हुआ। उस कंपनी ने उस टी लीव्स के ऊपर प्रोसेसिंग किया, जो भी एक्टिविटी किया, पैकेजिंग किया, और फिर मार्केट में बेच रहे हैं, तो उन कंपनीज के लिए ये पीजीबीपी होगा, है ना, बिजनेस का पार्ट होगा। अब आता है एक पार्ट कि अगर मैं ये दोनों एक्टिविटी एक साथ करूं, मतलब मेरा ही लैंड है, मैं ही लीव्स जनरेट कर रहा हूं, मैं ही लीव्स को प्लग कर रहा हूं, और फिर मैं इन लीव्स को प्रोसेस करके पैकेट को बेच रहा हूं, है ना, पैकेट को बेच रहा हूं, तो मेरे लिए ये क्या होगा, एग्रीकल्चरल होगा या पीजीबीपी होगा? सभी लोग रिप्लाई करिए। इस केस में हाफ एग्रीकल्चर हाफ, सो अंजलि हाफ हाफ तो समझ में नहीं आएगा। ऋषभ इज सेइंग एग्रीकल्चरल होगा, माही सिंह पीजीबीपी होगा, नित्य सिंह पीजीबीपी होगा, मुकेश एग्रीकल्चर बोल रहे हैं, अंजलि सिंह बोथ, हाफ हाफ बोथ, ओके, certain percentage will be PGP, you're right. Okay, Sonalika is saying both. Yes, most of you are right. कई लोगों को फिर से इसको समझते हैं। जब मैं केवल टी लीव्स को बेच रहा हूं, तो ये मेरे लिए एग्रीकल्चरल इनकम है, और जो कंपनी इस टी लीव्स को खरीद रही है, ऋषभ सिंह एग्रीकल्चर इनकम होगा, ब्रांडिंग नहीं करेगा तो, अगर ब्रांडिंग करेगा तो पीजीबीपी हो जाएगा। ओके, ब्रांडिंग नहीं करेगा तो मतलब वो मार्केट में बेचेगा कैसे ऋषभ? अगर वो ब्रांडिंग नहीं करेगा, बिना ब्रांडिंग के कैसे बेचेगा? बिना नाम, अच्छा बिना नाम के बेचेगा, तो उस केस में जो ऋषभ, उस केस में तो जो रिटेलर गेहूं बेच रहा है या चावल बेच रहा है, बिना ब्रांड के जो गेहूं बेच रहा है, चावल बेच रहा है, तो उस रिटेलर को टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, या उसके लिए वो एग्रीकल्चर इनकम हो जाता है? चलिए आप सोचिए, तब तक हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो जिस कंपनी ने मेरे लीव्स को खरीदा और प्रोसेस करके बेच रहा है, उस कंपनी के लिए तो पीजीबीपी हुआ। और मैं यहां बोल रहा हूं, अगर मैं ये दोनों ही एक्टिविटी खुद करूं, दोनों ही एक्टिविटी खुद करूं और बेचूं, दोनों एक्टिविटी मतलब यहां पे मैं लीव्स को भी, मतलब प्लांटेशन भी कर रहा हूं, प्लांटिंग भी कर रहा हूं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी कर रहा हूं, और फिर उसी को प्रोसेसिंग भी कर रहा हूं। उस केस में मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी कर रहा हूं और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन भी कर रहा हूं, तो ये दोनों मिक्स हो गए हैं। तो इसमें मेरी दोनों एक्टिविटी हो रही है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी हो रही है और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी हो रही है। ठीक है, इसी को कंपोजिट इनकम कहते हैं। ओके, सो ऋषभ इज सेइंग रिटेलर को टैक्स देना पड़ेगा, है ना, रिटेलर को टैक्स देना पड़ रहा है। अब सपोज मैं, ओके, रिटेलर को टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसको ब्रांडिंग की जरूरत पड़ रही है क्या? ब्रांडिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो रिटेलर का काम कर रहा है, ब्रांडिंग जरूरत नहीं पड़ रही है, तो उस केस में उसको टैक्स देना है। ठीक है, चलिए इसको और क्लियर करते हैं। अब यहां पे देखिए, इसी तरीके से, ये तो हो गई चाय बनाने की बात। अगर हम रबर प्लांटेशन की बात करें, तो रबर प्लांटेशन, ये रबर के ये पेड़ नहीं होते हैं, इनको प्लांट ही कहा जाता है, इवन दो ये बहुत लंबे लंबे होते हैं ना, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, इनको रबर प्लांट ही कहा जाता है। ठीक है, देखिए रबर प्लांट से रबर कैसे मिलता है? तो ये रबर के प्लांट में यहाँ पे ऐसे कुछ कट किया जाता है, यहाँ से एक फ्लूइड निकलता है, व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, इस फ्लूइड को एक्यूमुलेट किया जाता है, तो ऐसे कुछ पॉट इस तरीके से फिक्स कर दिए जाते हैं, इस तरीके से फिक्स करते हैं कि जो व्हाइट फ्लूइड है इसी पॉट में इकट्ठा हो जाए। फिर इस पॉट के इस फ्लूइड को कंपनी को बेचा जाता है ना, जो भी रबर से जो भी
मैन्युफैक्चरिंग होती है, रबर बैंड हो गया या रबर के टायर हो गया, जो जो इरेजर होता है, जो भी रबर के बनते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, तो यहां से इस व्हाइट फ्लूइड को इकट्ठा किया जाता है और इस व्हाइट फ्लूइड को फिर कंपनी को बेचा जाता है, फिर कंपनी उसको प्रोसेस करती है। तो ये जो प्लांटेशन है, ये जो प्लांट है, रबर के प्लांट है, मैंने अपने एग्रीकल्चर लैंड पे लगाया है और वो प्लांट जब वो रेडी हो जाता है कि व्हाइट फ्लूइड प्रोड्यूस करे, तो उस फ्लूइड को मैं एक्यूमुलेट करता हूं और फिर एक्यूमुलेटेड फ्लूइड को कंपनी को बेचता हूं। तो ये मेरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हुई, ये मेरा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। और जो कंपनी इस व्हाइट फ्लूइड से प्रोसेस करके जो भी प्रोडक्ट बना रही है, उसको जब वो सेल करेगी मार्केट में, तो उस कंपनी के लिए वो एक नॉन एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, उस कंपनी के लिए वो पीजीपीपी माना जाएगा। इसी तरीके से कॉफी की बात करते हैं, कॉफी की बात करते हैं। तो कॉफी के पेड़ आपने देखे क्या? कॉफी के पेड़, यस और नो? कॉफी के पेड़ आपने देखे क्या? रिप्लाई करेंगे। टी गार्डन तो आपने देखा है, रबर प्लांट इस तरीके को होते हैं ना, रबर के प्लांट इस तरीके के होते हैं, सागौन की तरह। अच्छा, कॉफी के पेड़ आपने नहीं देखे, है ना? देखना भी नहीं चाहिए कॉफी के। अच्छा, सुमन ने देखा है। कॉफी के पेड़ कितने बड़े होते हैं सुमन? कॉफी के पेड़ कितने बड़े होते हैं? तो बहुत बड़े, है ना सुमन? बहुत बड़े, टी जैसे होते हैं। अच्छा, टी जैसे, ओके। तो जिसने पेड़ नहीं देखे हैं, आप देख भी नहीं पाओगे, आप देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि कॉफी के पेड़ होते ही नहीं। फिर कहाँ लगता है कॉफी? तो कॉफी जो है वो क्रीपर है। कॉफी क्रीपर मतलब क्या? उसके कॉफी के जैसा जैसा सुमन ने बताया कि टी जैसा होता है ना, उसके उसके क्रीपर होते हैं जो दूसरे पेड़ पे चढ़ते हैं, दूसरे पेड़ पे चढ़ते हैं और फिर उस पे कॉफी के चेरी फलते हैं। कॉफी के चेरी मतलब, कॉफी की चेरी समझ में नहीं? देखिए यहां पे दिखा दे रहे हैं, ये हैं कॉफी के चेरीज, ठीक। इस चेरी को जो जो फार्मर्स हैं, इस चेरी को प्लक करते हैं और फिर कंपनी को बेच देते हैं, या तो इस चेरी की प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करते हैं मतलब क्या? इस चेरी में जो अच्छे लाल लाल बड़े बड़े हैं उनको अलग कर देते हैं, जो हरे हरे हैं उनको अलग कर देते हैं, जो सूख गए हैं और शेप अच्छा नहीं है या कीड़े लग गए हैं उनको अलग कर देते हैं। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग ऑफ चेरीज। इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अलग अलग कर रहे हैं उसको, एक एक दाने को देख के अलग कर रहे हैं। और ये इसको सुखाया भी जाता है ना, ड्राइंग, इसको सुखाया जा रहा है। तो फार्मर या तो खुद अपने जगह पे उसको ड्राई करेगा और फिर बेचेगा, या तो वो रॉ फॉर्म में कंपनी को बेच देगा और फिर कंपनी जो है उसको ड्राई करेगी और फिर फर्दर प्रोसेस करेगी। ड्राइंग करने के बाद इनको फिर कॉफी बीन्स कहा जाता है। चेरी से ड्राई करने के बाद चेरी बीन्स बन जाते, चेरी जो है बीन्स में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम कॉफी बीन कहते हैं। अब ये रॉ बीन है ना, ये मार्केट में नहीं मिलता है, रॉ बीन नहीं मिलता है, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। इन बीन्स की मिलिंग होती है। मिलिंग का मतलब क्या है कि ऊपर का जो कवर है ना, ऊपर जो कवर था उस कवर को हटाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मिलिंग। मिलिंग करने के बाद इसमें और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है ना, ग्रेडिंग होती है, सॉर्टिंग होती है, पॉलिशिंग होती है। फिर मिलिंग करने के बाद इस मिलिंग के बाद इस बीन को डायरेक्टली फिर कंपनी को बेचा जा सकता है या दूसरी कंपनी को बेचा जा सकता है। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये बीन्स भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। इन बीन्स को फिर रोस्ट किया जाता है, रोस्टिंग की जाती है। रोस्टिंग मतलब ड्राइंग और रोस्टिंग, रोस्ट किया जाता है। तो जो बीन्स मार्केट में मिलते हैं, बीन्स पाउडर की बात नहीं कर रहा हूं, कॉफी पाउडर की बात नहीं कर रहा हूं, जो बीन्स मार्केट में मिलते हैं वो रोस्टेड बीन्स होते हैं, रोस्टेड कॉफी के बीन्स होते हैं। फिर इन बीन्स की ग्राइंडिंग की जाती है। ये जो रोस्टेड बीन्स हैं, रोस्टिंग करने के बाद ग्राइंडिंग की जाती है। ग्राइंडिंग करने के बाद जो पाउडर फॉर्म रहता है,
उस पाउडर्ड फॉर्म में फ्लेवरिंग किया जाता है, मतलब टेस्ट ऐड किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि कॉफी जो रोस्टेड बीन को आप ग्राइंड कर लो, और ग्राइंड करके अगर आपने गलती से कभी रोस्टेड बीन के ग्राइंडेड पाउडर को चख लिया, खा लिया, तो जिंदगी में दोबारा आप कॉफी पियोगे ही नहीं, इतनी कड़वी होती है। इट्स वेरी बिटर इन टेस्ट। तो रोस्टिंग करने के बाद उसमें फ्लेवरिंग की जाती है। फ्लेवरिंग मतलब कुछ फ्लेवर ऐड किया जाता है ना। जैसे आप कॉफी सीसीडी पे पहुंचते हो ना, कैफे कॉफी डे पे पहुंचते हो, और आपको वो लिस्ट पकड़ाता है, मेन्यू पकड़ाता है, तो उसमें आपको 100 टाइप्स ऑफ कॉफी दिखते हैं। तो जो 100 टाइप्स ऑफ कॉफी दिखते हैं वो फ्लेवरिंग है, फ्लेवर ऐड किया है। अब मेरे जैसे अनाड़ी को तो समझ में नहीं आता, वो जाता है क्या देखें, कैपेचिनो दे दो। अब कैपेचिनो क्या होता है कुछ नहीं मालूम, है ना, या लाटे होता है, या ऐसे बहुत सारे हैं, चिकोरी होता है, चिकोरी इज देयर, चॉकलेट फ्लेवर इज देयर, लॉट्स ऑफ फ्लेवरिंग इज डन। तो ग्राइंडिंग करने के बाद, पाउडर्ड फॉर्म बनाने के बाद उसको फ्लेवरिंग की जाता है, फ्लेवर ऐड किया जाता है। फ्लेवर ऐड होने के बाद ही वो पैकेट होता है, पैकेजिंग होती है, और या बॉटलिंग होती है, और फिर उसको मार्केट में सेल किया जाता है। तो मार्केट में आपको बीन्स भी मिलेगा, पर जो बीन्स मिलते हैं वो रोस्टेड बीन्स हैं, या फिर जो पाउडर में आप ले रहे हो, पाउडर फॉर्म में ले रहे हो, तो पाउडर फॉर्म इज फ्लेवर्ड, दैट इज फ्लेवर्ड, और उस पे आपको फ्लेवर भी लिखा हुआ दिखेगा। जो चिकोरी होगा, या फिर कैपेचिनो होगा, या फिर आपका लैटे होगा, या फिर जो भी बहुत से चॉकलेट फ्लेवर होगा, बहुत सारे फ्लेवर्स के कॉफी आते हैं। मैं यहाँ पे ये सारे प्रोसेस क्यों बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कॉफी बना के आपको पिलाने जा रहा हूँ, या इसलिए नहीं कि आपको कॉफी जाके ये रोस्टिंग ये सारी एक्टिविटी करनी है। ये प्रोसेसेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब टैक्स कैलकुलेशन अभी हम लोग करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट इनकम बोलते हैं, कंपोजिट इनकम बोलते हैं, या फिर पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम बोलते हैं। तो इसमें कुछ पार्ट को एग्रीकल्चरल और कुछ पार्ट को नॉन एग्रीकल्चरल बोला जाता है। तो ये जो एक्टिविटी है, या ये जो प्रोसेस है, इन प्रोसेसेस के स्टेज के बेसिस पे परसेंटेज डिसाइड किया गया है कि इतने परसेंट को नॉन एग्रीकल्चरल बोलेंगे, इतने परसेंट को, या इस प्रोसेस करने के बाद इसको नॉन एग्री और इसको एग्रीकल्चरल इनकम बोला जाएगा। तो जस्ट ये एक स्लाइड हम लोग डिस्कस करेंगे एंड विल क्लोज हियर। सो पार्ट कंपोजिट इनकम या पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम किसको कहा जाता है? तो एनी income comprises both of agricultural as well as non-agricultural income. Such a situation arises in case of certain agro-based industry where agricultural produce is used as raw material, and it, that is the raw material, is produced by same person who manufactures industrial products. Simple है। टाटा टी, अगर टाटा का खुद का गार्डन है, टाटा गार्डन है, टी गार्डन है, वो टी को वहां से ले रहा है, प्रोसेस कर रहा है, और उस टी को टाटा टी के नाम से बेच रहा है, तो उसमें उसका एग्रीकल्चरल इनकम भी जनरेट हो रहा है, और नॉन एग्रीकल्चरल, मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी है और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी है, और ये दोनों को जब हम मिलाएंगे तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट इनकम। इसको कंपोजिट इनकम कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए ये है, सुगर है, रबर है, टी है, कॉफी है, कॉटन है, एंड सो ऑन। इवन टोमेटो सॉस जो है, दैट कैन ऑल्सो बी कंपोजिट इनकम। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रिलेटेड टू कंपोजिट इनकम। एनी डाउट टिल हियर? यहाँ पे कोई डाउट है? ओके, नो डाउट। तो यहाँ पे क्लोज करते हैं। एनी डाउट? किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, ओके, सो we'll close here. Thank you very much. Thank you everyone. We'll close here and we'll meet in next class. So enjoy the day.